हेलो बच्चों, लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़े थे वेक्टर एनालिसिस। इस लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जब कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए यही मार्कर है, नियत त्वरण के अंतर्गत गति करे तो ऐसी गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। फिर से सुन लें, जब कोई वस्तु नियत त्वरण के अंतर्गत गति करे तो ऐसी गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है तथा इस वस्तु को हम प्रक्षेप्य कहते हैं। ठीक, यहाँ नियत त्वरण गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसलिए इस प्रक्षेप्य गति के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ सीमाएं हैं। जैसे हमें इस वस्तु को, प्रक्षेप्य को बहुत अधिक वेग से नहीं फेंकना चाहिए, वेग बहुत अधिक न हो। नंबर 2, बहुत अधिक परास न हो, दूरी बहुत ज़्यादा न हो। और नंबर 3, ऊंचाई बहुत अधिक न हो। यह 3 सीमाएं हैं, 3 लिमिटेशंस हैं। ठीक, यदि ऐसा होगा तो फिर वह गति प्रक्षेप्य गति नहीं रह जाएगी। तो प्रक्षेप्य गति के लिए वेग अधिक नहीं होना चाहिए, रेंज परास अधिक नहीं होना चाहिए और ऊंचाई अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, और यहाँ जो नियत त्वरण कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन ये गति होती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यही मार्कर है, इसको हम क्षैतिज से, ठीक, थीटा कोण पर यू वेग से ऊपर फेंकें तो यह मार्कर प्रक्षेप गति करेगा। ठीक, और इसका पथ जो होता है वो परवलयाकार होता है। तो यही पहले सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है। ठीक, ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक, प्रक्षेप पथ को ट्रेजेक्टरी कहते हैं। ये परवलयाकार होता है, पैराबोलिक होता है। प्रक्षेप्य पथ परवलयाकार, इस बात को हम लोग आइए सिद्ध करते हैं। यहाँ देखिए, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, इन दोनों का मिलान कटान बिंदु मूल बिंदु है ओ। ठीक, ऐसे देखिए बिंदु ओ से, देखिए यहाँ स्पर्श रेखा है जो वेग u को निरूपित कर रही है, प्रक्षेप वेग, और ये क्षैतिज से इसका झुकाव कोण थीटा है, इसे प्रक्षेप कोण कहते हैं। क्षैतिज घटक इस वेग का हो गया ux, जिसको हम u cos थीटा कहेंगे, और ऊर्ध्व घटक इसका हो गया uy, जिसको हम u sin थीटा कहेंगे। u sin थीटा। ठीक, तो इस ढंग से, और यह महत्तम बिंदु है, मान लीजिए ए, महत्तम ऊंचाई का बिंदु। यहाँ से क्षैतिज से इसकी ऊंचाई मान लीजिए कैपिटल एच है। यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, इस पूरे गति के दौरान क्षैतिज वेग ux हमेशा नियत रहता है, और इस महत्तम ऊंचाई बिंदु ए पर यहाँ ऊर्ध्व वेग 0 हो जाता है।
ठीक। तो यह क्षैतिज गति अगर हम देखें तो क्षैतिज गति के लिए क्षैतिज दूरी यक्स मान लें, दूरी बराबर चाल गुणे समय से क्षैतिज वेग यू यक्स और गुणे मान लीजिए समय है टी। यहाँ से समय टी बराबर हमको मिला यू यक्स, पक्षांतर कीजिए भाग हो जाएगा और ये हो गया आपका यक्स। इसको हम समीकरण 1 कह दें। इसी प्रकार ऊर्ध्वगति के लिए गति के द्वितीय समीकरण से एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, ठीक, गति के द्वितीय समीकरण से। तो गति का द्वितीय समीकरण ये वाई है, एच की जगह हम क्या मान ले रहे हैं, टी समय में चली गई ऊंचाई या दूरी वाई है। तो वाई इक्वल यहाँ ऊर्ध्ववेग यू वाई यू टी, और चूंकि हम ऊपर जा रहे हैं ऊपर के लिए माइनस गुरुत्वीय त्वरण के अधीन है तो माइनस जी काम करेगा, नीचे प्लस जी काम करता है, ऊपर माइनस जी काम करेगा। तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आप देखिए ऊपर वाले समीकरण से टी का मान यक्स अपान यू यक्स रख दीजिए, यू वाई मतलब यू साइन थीटा इंटू टी, टी का मान यक्स अपान यू यक्स, यक्स अपान यू यक्स की जगह यू कास थीटा माइनस हाफ जी, और टी की जगह यही यक्स अपान यू यक्स मतलब यू कास थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, इसको जब हम हल किए तो u और u से कट गया, तो ये आ गया यक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी अपान यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू यक्स स्क्वायर, ये वाई आ गया। आप ध्यान दीजिए कि यदि दो वेरिएबल यक्स और वाई हैं, देखिए ये दो वेरिएबल यक्स और वाई हैं, इन दोनों में से किसी की घात 2 हो और किसी की घात 1 हो तो वह परवलय निरूपित करता है। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल माइनस या प्लस माइनस कर दें माइनस 4ax, यक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। तो आप देखिए यहाँ दो राशियाँ यक्स और वाई हैं, इनमें एक की घात 2 है और एक की घात 1 है और ये परवलय निरूपित करते हैं। वही स्थिति यहाँ भी देखिए, यहाँ यक्स और वाई दो राशियाँ हैं, यक्स की घात 2 है, वाई की घात 1 है, अर्थात ये परवलय निरूपित करेगा। ये इसीलिए कहा जाता है कि प्रक्षेप्य पथ परवलयाकार होता है। ये आपका समीकरण 2 हो गया। इससे यह सिद्ध हो गया कि प्रक्षेप्य पथ परवलयाकार होता है। ठीक, अब आइए ये क्षैतिज परास, महत्तम ऊंचाई, उड्डयन काल, ये सब निकालते हैं। तो आइए अब हम निकालते हैं उड्डयन काल। नंबर 2 पर उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट या फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम, उड्डयन काल का मतलब हुआ कि प्रक्षेप्य जितने समय तक हवा में रहा उस समय को हम उड्डयन काल कहते हैं, फ्लाइट टाइम कहते हैं। ठीक, तो आप देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से बिंदुओं से हमने प्रक्षेप्य को फेंका, ये अपने महत्तम ऊंचाई अर्थात बिंदु ए तक जाने में टी समय लिया। ठीक, तो
गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल u माइनस जी टी, ऊपर के लिए माइनस जी हो जाएगा, ये गति का प्रथम समीकरण लगा दी। आप देखिए अभी थोड़ी देर पहले कहे थे कि महत्तम बिंदु पर, महत्तम ऊंचाई पर ऊर्ध्व वेग 0 होता है, तो यहाँ पर ये वेग, अंतिम वेग ऊर्ध्व वेग 0 हो गया, ठीक। और यहाँ आपका हो गया यू आई माइनस जी टी, इससे हमको टी मिला यू आई अपान जी। देखिए ये जी टी है माइनस, इधर की ये हो गया प्लस, तो जी टी इक्वल यू आई या टी इक्वल यू आई अपान जी। तो ये है, माना जाता है कि आप जितने समय में इस मार्कर को ऊपर फेंकेंगे, जितना समय ऊपर जाने में ये लेगा, ठीक उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में लेगा। तो कुल हवा में कितने समय रहा, मान लीजिए टी समय ऊपर जाने में लिया, टी समय नीचे आने में लेगा, तो कुल समय 2t हो गया। इस प्रकार उड्डयन काल कैपिटल टी बराबर 2 इंटू टी, ये हो गया 2 और टी का मान यू आई अपान जी, ठीक। यही टी बराबर हो गया 2 यू आई माने यू साइन थीटा अपान जी। ये भैया उड्डयन काल का सूत्र आ गया। ये है समीकरण 3 हो गया, ठीक। अब आइए पढ़ते हैं महत्तम ऊंचाई। तीसरा महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। महत्तम ऊंचाई माने जब हमने प्रक्षेप को बिंदु ए से फेंका तो महत्तम ऊंचाई वाले बिंदु ए तक गया। मान लीजिए कि यह क्षैतिज से ये महत्तम ऊंचाई एच है, तो गति के तृतीय समीकरण से, गति का तृतीय समीकरण है वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर, तो यू वाई स्क्वायर माइनस 2 GH, एच की जगह कैपिटल एच ले ली। इस गति के तृतीय समीकरण से महत्तम बिंदु पर आप जानते हैं वेग 0 हो गया, ये हो गया यू वाई स्क्वायर माइनस 2 GH। यहाँ से आपको एच बराबर मिलेगा, देखिए माइनस 2 GH को पक्षांतर कीजिए 2 GH आ गया, केवल एच चाहिए 2G का भाग दे देंगे, तो ये हो गया यू वाई स्क्वायर ओवर 2G। इस ढंग से एच बराबर आपको मिला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू आई माने यू साइन थीटा, तो हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2G। ये महत्तम ऊंचाई का सूत्र आ गया, ठीक। आप जरा ध्यान दीजिए, महत्तम ऊंचाई के लिए और क्या होना चाहिए। महत्तम ऊंचाई के लिए मान लीजिए कि ऊंची कूद वाला कोई खिलाड़ी है, वो अपने शरीर को क्षैतिज से कितने कोण पर उछाले कि महत्तम ऊंचाई तक जाए। तो इस यच का मान महत्तम कब होगा, जब इस साइन थीटा का मान महत्तम हो, और साइन थीटा का महत्तम मान 1 होता है। साइन थीटा का महत्तम मान 1 होता है, और यही बराबर हो गया साइन 90 अंश। तो इससे मिला थीटा बराबर 90 अंश, कब, जब एच बराबर एच मैक्स, ठीक। तो इस ढंग से एच मैक्स बराबर क्या आ गया, यू स्क्वायर अपान 2G। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का मान तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई एथलीट, ऊंची कूद वाला खिलाड़ी अपने शरीर को क्षैतिज से 90 अंश के कोण पर उछाले तो वह अधिक ऊंचाई तक कवर कर सकता है, अधिक ऊंचाई तक कूद सकता है, ठीक। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्षैतिज परास।
क्षैतिज परास रेंज, रेंज, ठीक। माने प्रक्षेप द्वारा उड्डयन काल में तय की गई क्षैतिज दूरी को हम क्षैतिज परास कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो क्षैतिज दूरी या क्षैतिज परास, आर बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो क्षैतिज चाल और गुणे समय माने उड्डयन काल। क्षैतिज चाल है u cos थीटा, उड्डयन काल अभी आप निकाले 2u sin थीटा बटे जी। इसको हल कीजिए, u में u का गुणा हुआ u स्क्वायर। अब ये देखिए 2 sin थीटा cos थीटा अपान जी, ये देखिए u स्क्वायर और ये sin 2 थीटा अपान जी। ये क्षैतिज परास आर का सूत्र हो गया। जो भी हो समीकरण ध्यान नहीं दिए, आप देख लीजिएगा। चलिए आइए, मान लीजिए कोई लॉन्ग जंप का एथलीट है, वो अधिक लॉन्ग जंप कब करेगा, अपने शरीर को किस कोण से वह उछाले कि वह अधिक दूरी तक जाकर गिरे। इसके लिए r का मान अधिकतम होगा यदि साइन थीटा का मान अधिकतम हो। r इक्वल टू आर मैक्स कब, जब साइन थीटा साइन 2 थीटा इक्वल मैक्स, इसका मैक्सिमम मान 1 होता है और एक का साइन 90 अंश का मान है। दोनों की तुलना कर दें तो 2 थीटा बराबर 90 अंश, तो थीटा बराबर कितना आ गया 45 अंश, थीटा बराबर 45 अंश। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई एथलीट लॉन्ग जंप वाला खिलाड़ी अपने शरीर को 36 से 45 अंश के कोण पर उछाले तो वह अधिकतम ऊंचाई तक जाकर गिरेगा। ठीक, वो अधिकतम दूरी तक जाकर गिरेगा। वो अधिकतम दूरी कितना होगी, u स्क्वायर अपान जी। देखिए साइन 2 थीटा की जगह 1 रख देंगे तो u स्क्वायर अपान जी हो जाएगा। और ज़रा ध्यान दीजिए कि वह कोण बताइए, वो 2 कोण बताइए जिस पर वो खिलाड़ी समान दूरी पर जाकर गिरे। ठीक, वो दोनों कोण होते हैं, यदि एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होता है। बात हमारी फिर से समझिए, यहाँ हमको ये बताना है कि वह 2 कोण बताना है जिस समय कि खिलाड़ी महत्तम दूरी पर जाकर गिरे, उतनी ही दूरी पर जाकर गिरे। जैसे यहाँ देखिए, एक कोण है थीटा और दूसरा है 90 माइनस थीटा। इन्हीं 2 कोणों पर अगर आप उछलते हैं 36 से तो बराबर दूरी पर जाकर गिरेंगे। चलिए पहला लीजिए थीटा, तो थीटा पर कितनी ऊंचाई तक गए, r1 मान लीजिए इसको, r1 इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। ठीक, ये हो गया थीटा कोण पर। ये समीकरण 1 ले लें। नंबर 2 देखिए, r2 इक्वल ये 90 माइनस थीटा, u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा अपॉन जी कर दी। यह बराबर हो गया u स्क्वायर साइन, ये हो गया 90 दूना 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। ये हो गया u स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये सूत्र है 2 थीटा अपान जी। याद कीजिए ये क्या है, यही है आपका r1। तो r2 इक्वल r1 ये कब होगा, जब या तो थीटा कोण पर या 90 माइनस थीटा कोण पर, या तो आप 36 से थीटा कोण पर उछलें या 90 माइनस थीटा कोण पर उछलें, दोनों ही स्थितियों में बराबर दूरी पर जाकर गिरेंगे। उदाहरण के लिए यदि थीटा आपका 30 अंश हो जाए तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 90 ऋण 30 बराबर 60 अंश। इसका मतलब हुआ कि यदि आप अपने शरीर को 30 अंश या 60 अंश दोनों स्थितियों में उछालते हैं तो एक ही जगह पर जाकर गिरेंगे। जैसे ये देखिए,
ये 30 अंश है, 30 अंश, और ये पूरा 60 अंश। ठीक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज R समान होगा। देख रहे हैं, जब आप 30 अंश के कोण पर उछल रहे हैं तब भी उतनी दूरी पर गए। ये देखिए 60 अंश के कोण पर उछल रहे हैं तब भी उतनी ही दूरी पर गए। ठीक, तो इस ढंग से आपने देखा कि जब हम 30 अंश अथवा 60 अंश के कोण पर उछलते हैं तो सदैव बराबर दूरी पर ही जाकर गिरते हैं। तो वह दोनों कोण कौन हैं? वो जिसको हम कोटिपूरक कहते हैं। आप याद कीजिए, दो कोण होते हैं, एक कोटपूरक होता है, एक समपूरक होता है। यदि दो कोणों का जोड़ योग 90 अंश हो तो उसे हम कोटपूरक कोण कहते हैं, और जब वही योग 180 अंश हो तो समपूरक कहते हैं। तो यहाँ कितना होना चाहिए? जिन दो कोणों का योगफल कोटपूरक होगा, कोटपूरक कोणों पर हम समान दूरी पर एक ही परास पर जाकर के गिरेगी। ठीक, एक कहानी आप सुनवाएं। कहानी ये है कि एक बंदर, ठीक, एक बंदर पेड़ पर बैठा है डाल पर। एक शिकारी हंटर उस बंदर को निशाना लेकर के बंदूक की गोली चला देता है। और बंदर बहुत होशियार है। बंदर देखिए बहुत बुद्धिमान होता है, जिसको हम बुद्धिमान मूर्ख कह सकते हैं। कैसे बुद्धिमान होता है? बंदर दो जगह चूक गया। आप कहेंगे दो जगह कहाँ चूक गया? आप याद कीजिए बंदर की कहानी। एक राजा थे, वो अपने बंदर से बहुत प्रेम करते थे। जहाँ जहाँ जाते थे बंदर को अपने साथ लेकर जाते थे। राजा एक दिन, बहुत धूप थी, अपना शिकार खेलते हुए थक गए। थक करके किसी पेड़ के नीचे छांव था, वहाँ सो गए। ठीक, बंदर उनकी रखवाली कर रहा था, मित्र था उनका। तो मक्खी बार बार राजा की नाक पर आकर बैठ जाती, बंदर हटा देता, फिर उड़ के आगे बैठ जाती। बंदर को आप जानते हैं गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। बंदर को गुस्सा लग गई, उसने राजा की तलवार निकाला और मक्खी को मार दिया। अब आगे का कहानी तो आप जान ही से गए होंगे। मक्खी तो उड़ गई, राजा बेचारे ऊपर चले गए, मर गए। तो नादान दोस्ती बहुत गड़बड़ होती है। तो बंदर एक तो वहाँ चूक गया, दूसरे यहाँ देखिए कैसे चूका। वहाँ तो राजा को ले बढ़ा, राजा मर गए, अब यहाँ स्वयं मरेगा। देखिए बंदर यहाँ पेड़ की डाल पर बैठा है। शिकारी ने बंदर को निशाना लेकर बंदूक की गोली चला दिया। बंदर सोचा कि हम यहाँ बैठे हैं इसलिए गोली तो यहाँ आएगी। बंदर क्या किया? तुरंत डाल को छोड़ दिया, स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरने लगा। अब आप जानते हैं बंदर जब डाल को छोड़ा तो वो किसके कारण गति करने लगा? गुरुत्वाकर्षण त्वरण के अधीन गति करने लगा। ध्यान से समझिएगा, बंदर किसके कारण गति किया? गुरुत्वाकर्षण त्वरण के अधीन गति किया। और यहाँ जो बंदूक से गोली चली है, प्रक्षेप जिसको हम कह रहे हैं, आप याद कीजिए प्रक्षेप की गति कैसी है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण के अधीन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अधीन है। सही है ना? नियत त्वरण के अधीन है। तो इसलिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी के अधीन बंदर भी गति कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी के अधीन वह गोली भी, बुलेट भी गति कर रही है। इसलिए जहाँ गोली और बंदर की मुलाकात हुई, बंदर महोदय टों हो गए। क्लियर है? यहाँ देख सकते हैं, ये कहाँ बनाए? यहाँ बना दे रहे हैं, यहीं चलिए बनाए। ये देखिए, ये ऐसे यहाँ से हंटर यहाँ से गोली चलाया होगा और गोली परवलय आकार पथ पर ऐसे आई होगी, और यहाँ पेड़ पर बंदर लटका हुआ था। ऐसे ही बंदर यहाँ पहुँचा होगा। तो जिस जगह बंदर और गोली की मुलाकात हुई, यहीं उसको गोली लग गई होगी। ठीक, इसी बिंदु पर गोली उसे लगी होगी। ठीक, अगर बंदर अपनी बुद्धि न लगाया होता राजा की ही भांति, तो निश्चित रूप से यहाँ पर वो पेड़ पर लटका ही रहता है, यहीं पर लटका रहता, उसे गोली न लगती। अब गोली क्यों लगी? फिर से ध्यान से सुन लें। बंदर ने समझा कि ये हमें निशाना लेकर के गोली चलाए हैं, वो तुरंत डाल को छोड़ दिया। तुरंत छोड़ दिया तो स्वतंत्रतापूर्वक गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी के अधीन नीचे गिरने लगा। अब आप जानते हैं प्रक्षेप गति कब होती है? जब वह गति
एक नियत त्वरण के अधीन हो, और यहाँ नियत त्वरण गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन उस बुलेट की भी गति है जो गोली चली है। ठीक, अब दोनों समान गुरुत्वीय त्वरण जी के अधीन गति कर रहे हैं, इसलिए दोनों का मुलाकात, दोनों पथ जहाँ मिले वहीं बंदर को गोली लग गई और बंदर मर गया। धन्यवाद।